नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मेरा एक सवाल पूछने का मन कर रहा है। करवा ली ना बेइज्जती? आपसे नहीं है सवाल मेरे देश की सरकार से है, जिसको राष्ट्र का स्वाभिमान सर्वोच्च रखना है। मेरे देश की पूरी विदेश नीति ऐसा लगता है कि एक मॉडलिंग सेशन के ऊपर टिकी हुई है, एक फ़ोटो सेशन के ऊपर टिकी हुई है। जैसे हम पुराने ज़माने में बचपन में हमको एक क्रेज़ होता था कि हमको कोई वीआईपी मिलेगा, बड़ा आदमी मिलेगा, उसके ऑटोग्राफ इकट्ठे करेंगे। वैसे ही दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके साथ गले मिलते हुए सेल्फी सेशन के लिए ही क्या हमारी पूरी विदेश नीति है? क्या हमारी विदेश नीति सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटो खिंचाने तक सीमित है? या फिर इस विदेश नीति में कहीं कुछ दिखना भी चाहिए? ऐसी अजीबोगरीब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आज बेइज्जत हुए हैं, और इतने बेइज्जत हुए हैं कि उस बेइज्जती का भी गर्व के साथ में, देखा मेरी बेइज्जती हुई तो मैंने जवाब दे दिया, इस स्टाइल में हेडलाइन लगा रहा है हमारा मीडिया। राजनाथ सिंह ने एससीओ में तगड़ा भाषण दे दिया। अरे तगड़े भाषण से क्या होता है? डिप्लोमेसी में सही गलत से क्या होता है? भाषण पहले की चीज़ होती है ताकि समझौता आपकी इच्छा के मुताबिक हो। समझौता आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं हो रहा है, सिचुएशन को आप कमांड नहीं कर पा रहे हो और डिमांड कर रहे हो। क्या हुआ? एससीओ, उसका सम्मेलन हुआ, उसमें सारे दुनिया भर के हमारे पड़ोसी थे। पाकिस्तान भी था, नेपाल भी था, बांग्लादेश भी था, चीन तो था ही था। उस सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित हो रहा है उसमें आतंकवाद को मुद्दे के तौर पर जोड़ा जा रहा है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, भारत चाहता है कि आतंकवाद पे चर्चा हो, लेकिन उस आतंकवाद के मामले में हमारे पहलगाम हमले को आतंकवाद के तौर पे नहीं जोड़ा जा रहा है, और बलूचिस्तान में जो ट्रेन पे हमला हुआ था पाकिस्तान में, उसको जोड़ा जा रहा है। अब उसके बाद में जब नहीं जोड़ा गया, घनघोर बेइज्जती हो गई। हमारे रिश्तों की, हमारी कैसी दोस्ती है? डिप्लोमेसी दुनिया में रिश्ते बनाने का ही काम है। इसीलिए विदेश मंत्रालय होता है। जयशंकर भारी भरकम फिल्मी डायलॉग मार के और तालियां बजवाने के लिए नहीं है। और दुर्भाग्य से विदेश मंत्री के लिए ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है भारत की विदेश नीति में। कोई कुछ और कहीं और से पीएमओ से लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। तो नतीजा ये हुआ है कि जो दुनिया भर के फ्रंट हैं उनमें भारत का अपमान पे अपमान हो रहा है। एससीओ समिट में होना ये चाहिए था कि हमने इस तरह से प्लानिंग की होती कि उस समिट में एक प्रस्ताव पारित होता पहलगाम हमले के खिलाफ। प्रस्ताव पारित होता कि किस तरह से पाकिस्तान एक स्टेट एक्टर की तरह दूसरे देश में आतंकवाद फैला रहा है। लेकिन ये करने के लिए आपको पहले से लॉबिंग करनी चाहिए थी, पहले से एक डोजियर तैयार करना चाहिए था, पहले से सबूत तैयार करने चाहिए थे, और आपको बताना चाहिए था कि वो अंदर त्रिस्तरीय सुरक्षा होने के बावजूद पहलगाम तक कैसे पहुंच गए। अब अगर आपके नेपाल जैसा देश भी आपका साथ नहीं दे रहा है, और एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो आखिर में साइन होता है, जो सर्व की सहमति से, वो साइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि भारत उससे सहमत नहीं है, सब भारत के खिलाफ हो गया उसमें, तो ये हमारी डिप्लोमेसी की एक सबसे बुरी बात दिखाता है। इससे ये पता चलता है कि हमने क्या कमाया है विदेश नीति के नाम पे 11 साल में। और इससे एक चीज़ ये भी लगती है कि ये जो देश हैं, ये कहीं ना कहीं ये मानते हैं, या पाकिस्तान ये समझाने में कामयाब हुआ है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है। हालांकि एससीओ समिट से 2 दिन पहले हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि सारे पाकिस्तान से आए थे, इतने दिन की जांच के बाद। अब लेकिन बात सिर्फ एससीओ की नहीं है, बात यह है, जो मुझे लगता है, हो सकता है गलत हो और गलत भी लग सकता है किसी को, मैं भी इंसान हूं और मुझे भी गलत लग सकता है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ये बताने का मुझे हक है। भले ही वो गलत हो, आपकी नज़र में भी गलत हो गई गलत। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भारत की राजनीति में मोदी और शाह, उनके सामने मायावती की हालत है। मायावती एक एक बयान, एक एक बात ये देख के बोलती हैं, करती हैं कि कहीं वहाँ पे मोदी शाह को बुरा तो नहीं लगेगा। ये लगातार चल रहा है, यहाँ तक कि उनका भतीजा भी अगर कुछ ऐसा बोल देता है जो मोदी शाह को खराब लगेगा तो उसको भी हड़का देती हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले लेती हैं, हटा देती हैं। ये हमने लगातार देखा है। ठीक वैसी ही स्थिति इंटरनेशनल राजनीति में मोदी जी की दिखाई दे रही है अमेरिका के सामने। क्यों दिखाई दे रही है?
इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि मोदी जी की जो शैली है और काम करने का तरीका है वो पूरी तरह से एक सकपकाए हुए, डरे हुए आदमी का तरीका है जो अमेरिका के सामने आते ही जिसकी घिग्गी बन जाती है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा जैसा लोग कहते हैं ट्रंप के बारे में, जैसा लोग दूसरे लोगों के बारे में कहते हैं वो बात मोदी पे लागू होती है, ये कहना भी ठीक नहीं है। कौन सी बात? कि कोई कमज़ोर नस कहीं ना कहीं है क्या? कुछ कोई व्यक्तिगत चीज़ है जो उनके पास में है? वो कौन सा कारण है कि एक तरफ से इन्होंने अपने सारे घर वालों से बिगाड़ ली और जिससे मोहब्बत की है उसके एक इशारे पे पग घूंघरू बांध मीर नाची रहे। क्यों कह रहा हूं मैं ये बातें? हवाई बातें नहीं कह रहा हूं, ये मेरी फीलिंग इसलिए आती है कि मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। 8 सालों में जिन बातों को, जिन रियायतों को देने से भारत इनकार कर रहा था वो ही अब झुक गया है भारत, जिनको लेकर उसका कभी रुख कठोर होता था इन 8 सालों में झुक गया है। भारत अमेरिकी दबाव के आगे समर्पण करता हुआ दिख रहा है। मैं फिर कहूँगा भारत किसी के आगे समर्पण नहीं करता, भारत के नेता करते हुए दिख रहे हैं। 500% टैरिफ भारत पे लग सकता है, ये खबर अभी कुछ दिन में बड़ी बड़ी हेडलाइन बनेगी। जैसे हम बताते हैं बड़ी बड़ी हेडलाइन बनती है, अभी हम चैनल होते तो चिल्ला चिल्ला के कहते खबर का असर, खबर का असर, दुनिया हिला दी। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स था हमारी अहमदाबाद वाली विमान दुर्घटना का, वो ब्लैक बॉक्स बोइंग के पास वहीं उसी अमेरिका में भेजा जा रहा था जो अमेरिका संदिग्ध है इस हादसे के लिए। हमने आवाज़ उठाई, तगड़े से उठाई, वीडियो खूब शेयर किया आपने। नतीजा क्या हुआ? अब सरकार को ब्लैक बॉक्स में डाटा मिल गया। अभी तक जला हुआ था ब्लैक बॉक्स, डाटा रिट्रीव नहीं हो सकता, बोइंग के पास ही भेजेंगे, थर्ड कंट्री के पास भी नहीं भेजेंगे। मैंने वीडियो बनाया था, अगर कोई चैनल होता तो पूरे दिन चला था खबर का असर, हमने दिखाई थी खबर। लेकिन हम करते हैं एक नॉर्मल बात, हमको बात करनी है, आप कोई गैर तो है नहीं, आप रोज़ देखने वाले हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ अभी से एक वहाँ पे बन रहा है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2024। ये एक्ट जो है, इस एक्ट में जो लोग रूस से एनर्जी खरीदते हैं, तेल खरीदें, गैस खरीदें, यूरेनियम खरीदें, उस पर अमेरिका 500% टैरिफ लगाएगा। यानी अभी तक इतिहास में इतना टैरिफ किसी पे नहीं लगा है। चीन पे भी 300 कुछ परसेंट लगाने की बात थी बीच में, 150 कुछ परसेंट, और भारत पे लगेगा 500%। क्यों? हालांकि चीन भी इस कैटेगरी में आएगा क्योंकि हम वहां से पेट्रोल खरीद रहे हैं, मतलब तेल खरीद रहे हैं। याद कीजिए जब जब ये तेल को लेके वीडियो बने हैं अंबानी साहब वाले, अंबानी ने बनाया तेल, उसको भेज दिया यूरोप को, खूब माल कूट रहे हैं, पैसे पे पैसा आया जा रहा है, खूब पैसे कमा रही है सरकार, संबंध हमारे। अब कौन भुगतेगा? अगर सैंक्शन 500% लगेंगे और हमारा माल अमेरिका में बिकेगा नहीं तो कौन भुगतेगा? ये देश भुगतेगा, क्योंकि देश में का जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो प्रोडक्शन गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा तो रोजगार कम होगा। अब अंबानी नहीं भुगतेगा, तुमने अंबानी को लूट करवाई दोनों हाथों से। अब हमारे ऊपर 500% टैरिफ लगेगा, मतलब हम अमेरिका को जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, बड़ा एक्सपोर्ट, बड़ा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम अमेरिका को करते हैं, वहां पे हम फंस जाएंगे। और ये बिल कैसे आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। एक रिपब्लिकन सीनेटर है वहां पे, उनका नाम है लिंडसे ग्राहम। एक ग्रुप है न्यूकॉन ग्रुप, 2 धड़े हैं वहां पे। एक तो आपको पता ही है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला है, और दूसरा वाला न्यूकॉन है जो कहता है कि ना, अमेरिका की धमक होनी चाहिए। ये इजराइल समर्थक लॉबी है, ये वहाँ पर बहुत सारी लॉबिंग करते हैं इजराइल के पक्ष में वगैरह, उस तरह का एक पूरा अलग अलग गैंग है। ये लोग जो हैं ये बहुत एक देखा जाए तो ट्रंप का एंटी ग्रुप भी है ये उनकी पार्टी के अंदर, और ये ट्रंप प्रशासन पे बना रहे हैं दबाव। इन लोगों ने एक बिल बनाया है, उस बिल में सीनेट के करीब 85% के आसपास लोग साइन कर चुके हैं। अमेरिका में सीनेट सबसे पावरफुल हाउस है, लेकिन अपर हाउस, जैसे हमारे राज्यसभा है वैसा होता है सीनेट, लेकिन पावरफुल है। करीब 100 के आसपास उसके मेंबर होते हैं। अगर उसमें 85 मेंबर इस बिल के समर्थन में साइन कर चुके, बिल तो बहुत पहले बनाया था इन्होंने, लेकिन अब ये 85 लोगों का साइन करा लिया इन्होंने, तो क्या हो गया? अब ये पक्का हो गया कि ये बिल कानून बन जाएगा। कैसे?
कानून ऐसे बन जाएगा कि जब ये बिल, अमेरिका में कानून ये है कि अगर 2/3 से ज़्यादा सीनेट के मेंबर किसी बिल को अगर साइन कर देते हैं और पास कर देते हैं तो उस बिल को अमेरिका का राष्ट्रपति साइन करने के लिए मजबूर है। वो साइन करे ना करे वो कानून बन जाएगा। यहाँ 85% के आसपास हो चुका है। मतलब ये कानून बनना तय है, ट्रंप चाहें ना चाहें। इस कानून के बनने का मतलब क्या है? भारत के ऊपर 500 गुना लग जाएगा। अब आप सोच लीजिए, ये वो अमेरिका कर रहा है जिसके लिए आप समर्पित हो। आपने कितनी सारी ड्यूटियां हटा दी, आपने हिंदुस्तान का पूरा कानून बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया एलॉन मस्क को सैटेलाइट सर्विस देने के लिए। आप भारत में, वो लोग एक बार इशारा करते हैं, आप नियम बदल देते हो। आपने कहा कि भारत में कार बनाएगा तभी एलॉन मस्क यहाँ पे आएगा, अब मेड इन चाइना कार के लिए तैयार हो गए। आपने अमेजॉन के ऊपर कुछ किया, वहाँ से प्रेशर आया, आपका मंत्री माफ़ी मांगने लग गया, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। पहले आप कह रहे थे कि अमेरिका से जो पैसे घाटे के नाम पे अमेजॉन मंगाता है व्यापारियों को कूटने के लिए, लंबा भाषण दिया, दूसरे दिन पलट गए। असंख्य चीज़ें हैं जिनमें आप पलट जाते हो। अभी ब्रिक्स वाला, ब्रिक्स के अच्छा देखो कैसे हो रहा है कि ये अपने सारे दोस्तों के साथ में बिगाड़ भी रहे हैं। भाई एक आदमी है, आप शाम को रोज़ जाते हो, साथ में बैठते हो, आप एक दूसरे के साथी हो, बिडू बिडू है, तेरे साथ कुछ होगा तो मैं हूँ, मेरे साथ कुछ होगा, ये हमारा रिश्ता है। चाहे रूस हो या कुछ, ब्रिक्स के सारे देश के साथ भी, चीन के साथ भी हमारा रिश्ता अगर सीमा विवाद को एक तरफ रख दिया जाए तो उतना ख़राब भी नहीं रहा है। अमेरिका के साथ तो विवाद ज़्यादा है। अमेरिका ने जितने सैंक्शन हमारे ऊपर लगाए हैं कुछ कम नहीं लगाए हैं, लगा ही रहता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ। तो ये जो ब्रिक्स है इसका मकसद क्या था कि भाई हम अपनी करेंसीज में आदान प्रदान करेंगे और ब्रिक्स की एक अलग से करेंसी बनाने की भी बात थी। क्यों थी? अमेरिका की सुप्रीमेसी खत्म करनी है डॉलर की। अभी क्या हुआ? भारत अपने आप से सफाई देता घूम रहा है, ना जी ना, हम तो डी डॉलराइजेशन के पक्ष में नहीं हैं, हम नहीं हैं, हम तो डॉलर के साथ में, हम तो चाहते हैं ये वो फलानिम का। अभी ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है तो जो एससीओ में बेइज्जती हुई है वो वहाँ पे भी होगी। क्यों? क्योंकि तुम अपनों का साथ दो के भाग गए। वहाँ पे स्थिति क्या है? चीन पाकिस्तान की दोस्ती इतनी तगड़ी हो रही है, वहाँ बंदरगाह बन रहा है। वो बंदरगाह ऐसा है कि वो उसको बिल्कुल बगल में आपके मुंबई के और गुजरात के, और वहाँ से उसका सैनिक इस्तेमाल भी होगा, व्यापारिक इस्तेमाल भी होगा। उस बंदरगाह तक चीन पाकिस्तान के रास्ते से आ जाएगा सीधे सीधे, कोई रोकने वाला नहीं उसको। ऐसे रिश्ते बनते जा रहे हैं, नेपाल से रिश्ते बन रहे हैं, और ये सब लोग कह रहे हैं कि यार ये आदमी फ़ोटो तो गले लग के लगाता है लेकिन बाद में कुछ पता नहीं चलता ये किसके साथ मिल जाएगा। आज हमारे साथ चाय पी रहा है, शाम को उसके साथ कॉफ़ी पी रहा है। तो ये जो विश्वास की कमी है, इसके कारण जो ब्रिक्स के सहयोगी हैं वो भारत से दूर होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ संघाई सहयोग संगठन एससीओ मैंने बताया, उसमें भारत को बता चुका हूँ मैं, पहलगाम पे कोई समर्थन नहीं मिला। रूस का समझौता का भरोसा भारत पे कम हो गया है, बावजूद इसके कि अमेरिका उसी के कारण आप पे सैंक्शन लगाने को तैयार है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अमेरिका को खुश करने में हो रही हैं। डाटा संरक्षण कानून बना भारत में कि भाई डाटा जो होगा यहीं रखा जाएगा। डाटा संरक्षण कानून बना कि किसी भी तरह से व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आए हमको पता चलना चाहिए कहाँ से आया था। 50 चीज़ें हुई, बदल गई भारत सरकार, बदल दिया, संशोधन आ गया जी। और यही शशि थरूर था उसकी आईटी कमेटी में, पूरा बदल दिया गया उस कानून को, पिलपिला बना दिया गया। वो सारा कानून वहाँ से बदल के उन कंपनियों के ऊपर जो सख्ती करी थी उसे बदल के भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता को बाधित करने वाला बना दिया गया। WTO में फार्मास्यूटिकल पेटेंट के नाम पे सरकार झुक गई और अब पेटेंट की अवधि बढ़ाने और दूसरी चीज़ों पे ये तैयार हो गए। वरना अगर पेटेंट फ्री होती दवाएं भारत में तो बहुत सी दवाएं हमको महंगी नहीं खरीदनी पड़ती। ये जो जेनरिक दवाओं की बात होती है, जिसकी बात करते हैं, वो दवाएं हैं जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है, जिनको ये रामविलास पासवान के ज़माने में जब अटल जी प्रधानमंत्री होते थे तब ये जो छोटी छोटी जो जेनरिक मेडिसिन का कंसेप्ट आया था तब से शुरू हुआ था, जिसको मोदी जी का फोटो जिस पे लग रहा है। खैर, तो वो जो है आज हमारे पास जेनरिक की तरह बहुत सारी दवाएं हमको मिलती। दवाओं का 10 साल का आमतौर पे पेटेंट होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, उसका जेनरिक हो जाती हैं। उसमें फार्मा लॉबी कुछ कानून में परिवर्तन चाहती है। वो चाहती है कि इसका थोड़ा सा कार्यकाल बढ़ा दिया जाए,
या कुछ और उसमें कर दिया जाए, और उसका नाम बदल के नया सॉल्ट ले आती हैं वो कंपनियां, उसको लेके भारत ने समर्पण कर दिया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये ना दिखता हो कि सारी दुनिया को धोखा देके अमेरिका के लिए प्रतिव्रता सती बने हो आप। क्यों बने हो? इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने इजराइल की प्रवृत्ति देखी है, वो दुनिया के नेताओं को उसका मोसाद तरह तरह से फंसा के रखता है। हम तो उनके ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद चुके हैं, पेगासस ले आए वहाँ से। आप सोचो कि किसी देश से आप ऐसी चीज़ लेके आ जाओ जिससे आप अपने देश के नागरिकों पे जासूसी करो, अपने देश के नेताओं पे जासूसी करो, बड़े बड़े लोगों पे जासूसी करो, और जासूसी का डेटा आपको उसके हाथों से होके आ रहा हो। किया गया जो भी है, लेकिन अच्छा नहीं है। अगर ऐसा है तो उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सोची समझी रणनीति होगी, दिमाग लगा रहे होंगे भाई लोग, कुछ ज़्यादा बड़े लेवल का लगा दिया होगा जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।